नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जामोफोबिया में। मैं धर्मेंद्र। हम लोग आपके लिए लेके आते हैं विभिन्न संस्थानों के मॉडल टेस्ट पेपर। तो आज जो मॉडल टेस्ट पेपर मैं लाया हूं वो है आपका परफेक्शन IAS संस्थान का मॉडल टेस्ट संख्या 11। चलिए इस टेस्ट करते हैं। और ये जो मॉडल टेस्ट पेपर है ये मित्रों बेस्ड है पॉलिटी के, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टेस्ट पेपर। तो पहला क्वेश्चन क्या है उसे देखते हैं हम लोग। तो पहला क्वेश्चन है 1773 के विनियमन अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन, इसने बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल नामित किया। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में बंगाल का गवर्नर इज नोन एज नाउ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ये बात बिल्कुल क्या है, सही है। इसने कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया था, बिल्कुल। और इसके अंतर्गत 1974 में सर्वोच्च न्यायालय कलकत्ता में स्थापित किया गया था, ये बात बिल्कुल सही है। कंपनी के कर्मचारियों को किसी भी निजी व्यापार में संलग्न हेतु होने की अनुमति दी गई, तो ऐसा नहीं था, ये अनुमति समाप्त की गई थी, ये बात यहाँ पर गलत होगी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा उपयोग कोड सही उत्तर है। तो 1 और 2 सही हैं, तीसरा हमारा जो है वो सही नहीं है। तो यहाँ पर देखते हैं 1 और 2 कहाँ पर मिलेंगे, तो वो ऑप्शन ए में है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्या है 2, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। भारत में कंपनी के क्षेत्रों को पहली बार भारत में ब्रिटिश संपत्ति कहा गया। दूसरा, ब्रिटिश सरकार को कंपनी के मामलों पर सर्वोच्च नियंत्रण दिया गया। तीसरा, इसने प्रावधान किया कि सर्वोच्च न्यायालय को कलकत्ता के सभी निवासियों पर अधिकार क्षेत्र होना चाहिए। नीचे दिए गए कूट का सही उपयोग करके सही उत्तर चुनें। तो यहाँ पर यदि हम देखें कौन सी बात सही है, तो 1784 का जो एक्ट बनाया गया था पिट्स इंडिया एक्ट, उसमें भारत के में कंपनी के क्षेत्रों को पहली बार भारत में ब्रिटिश संपत्ति कहा गया, ये बात बिल्कुल सही है। ब्रिटिश सरकार को कंपनी के मामलों में सर्वोच्च नियंत्रण दिया गया, यानी कंपनी के अधिकारों को छीना गया और उसमें संसद के पावर इस्टेब्लिश किए गए, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर बनाया गया और उसका प्रतिनिधि संसद द्वारा नियुक्त था। तो ये बात यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगी, ठीक है। इसने प्रावधान किया कि सर्वोच्च न्यायालय को कलकत्ता के सभी निवासियों पर अधिकार करने का क्षेत्र होना चाहिए। तो यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय के बारे में यदि हम बात करें तो 1781 के संशोधन से ही प्रावधान किया गया था कि सर्वोच्च न्यायालय कलकत्ता के सभी निवासियों का अधिकार क्षेत्र होगा, न कि 1784 से। तो ये कथन 81 में ही हो गया था, ये यहाँ पर सत्य नहीं होगा। तो यहाँ पर कौन सा उपयोग करके सही उत्तर आएंगे, तो 1 और 2 ही आएंगे, और यही हमारा ए आंसर इसका भी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। स्थगन प्रस्ताव के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है। ध्यान रखना, यहाँ आपको गलत कथन बताना है। पहला, प्रस्ताव केवल सभापति की अनुमति से ही पेश किया जा सकता है। स्थगन प्रस्ताव केवल सभापति की अनुमति से ही पेश किया जा सकता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें स्थगन प्रस्ताव होता क्या है, तो संसदीय व्यवस्थाओं में विशेष रूप से जो संसद और राज्य विधानसभाएं होती हैं उसके विधायी निकायों में उपयोग में की जाने वाली एक प्रक्रियात्मक युक्ति है, और यह सदन के किसी सदस्य द्वारा तत्काल सार्वजनिक महत्व के किसी विशिष्ट मामले पर चर्चा के उद्देश्य से दिन के कामकाज को स्थगित करने के लिए पेश किया जाने वाला प्रस्ताव है, और यह प्रस्ताव अध्यक्ष की अनुमति से ही पेश किया जा सकता है, ठीक है, और सभापति की अनुमति से नहीं। तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। यह प्रस्ताव केवल सभापति की अनुमति से ही पेश किया जा सकता है, तो यहाँ पर सभापति नहीं, यहाँ पर अध्यक्ष होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अध्यक्ष, ठीक है। स्थगन प्रस्ताव, उठाया गया मामला निश्चित हालिया महत्वपूर्ण सार्वजनिक चिंता का विषय होना चाहिए, ये बात बिल्कुल सही है। राज्यसभा और को सरकार की निंदा करने के लिए स्थगन प्रस्ताव का उपयोग करने की अनुमति नहीं है, ये भी बात बिल्कुल सही है। इसे स्वीकार करने के लिए 50 सांसदों का समर्थन की आवश्यकता होती है, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो हमें क्या बताना था, कौन सी बात गलत है, किसको गलत बात को बताना था, तो ये बात गलत है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी आंसर क्या हो गया, ए इसका सही उत्तर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4।
निम्नलिखित को मिलान करें और कूट को सही सहायता से सही का चयन कीजिए। 1909 के अधिनियम मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक, 1919 के अधिनियम, 1935 के अधिनियम और 1947। तो 1909 का अधिनियम मुसलमानों को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की शुरुआत की गई, यानी मार्ले मिंटो रिफॉर्म यही थे। ये बात बिल्कुल सही सुमेलित है। 1919 का अधिनियम प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त किया गया। पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन शुरू किया गया। उत्तरदायी सरकार बताई गई। तो प्रांतों में द्वैत शासन की अगर हम बात करें तो प्रांतों में द्वैत शासन 1935 के अधिनियम से क्या किया गया था, शुरू किया गया था। ठीक है, 1935 के अधिनियम से इसे शुरू किया गया था और 1919 में पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव शुरू किए गए। ये बात यहाँ पर बिल्कुल सटीक बैठती है। 47 में उत्तरदायी सरकार बनाई गई थी, अपनी सरकार चुनी हुई बनी थी। तो पहले का ए है, दूसरे का सी है, तीसरे का बी है, चौथे का डी है। तो पहले का ए, दूसरे का सी, बिल्कुल सही है। तीसरे का डी नहीं, तीसरे का बी है, तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। पहले का ए, दूसरे का सी, तीसरे का बी, फोर्थ डी, यानी ऑप्शन जो है ए बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है। भारत के मुख्य न्यायाधीश इसके अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। समिति में राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त अन्य सदस्य भी शामिल होते हैं। उत्तर दिए गए कितने कथन गलत हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन कौन से कथन यहाँ पर गलत हैं, तो यहाँ पर यदि हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट में कानूनी सेवा समिति से संबंधित बात की गई है। तो सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी यानी कानूनी सेवा प्राधिकरण जो बनाया गया था वो 1987 में बनाया गया था। पहली बात तो ये समझ लीजिए। तो यह कानूनी सेवा प्राधिकरण 87 के तहत एक वैधानिक निकाय है। तो 87 के तहत एक वैधानिक निकाय है, तो ये कथन तो क्या है, बिल्कुल सही है। भारत के मुख्य न्यायाधीश इसके अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। तो इसकी अध्यक्षता भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करते हैं। ये बात क्या है, मुख्य न्यायाधीश के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के मौजूदा न्यायाधीश द्वारा की जाती है, न कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अंतर्गत। मुख्य नहीं, न्यायाधीश के द्वारा की जाती है। तो ये कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, समिति में राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति अन्य सदस्य भी शामिल होते हैं। तो समिति में यदि हम बात करें तो इसकी मुख्य न्यायाधीश द्वारा नियुक्त अन्य सदस्य शामिल किए जाते हैं। राष्ट्रपति नहीं कर सकता है, CJI इसको नियुक्त करता है। तो ये भी कथन क्या होगा, गलत होगा। तो यहाँ पर पूछा क्या गया है, कितने कथन गलत हैं, यानी 2 कथन गलत हैं। तो 2 कथन बता दिए गए हैं, तो ऑप्शन बी जो है हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5-6 पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, हमारा क्या है उसे देखते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6, इसे देखो। जवाहरलाल नेहरू ने निम्नलिखित में से किस अधिनियम को गुलामी का नया चार्ट कहा था? भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935 या भारत सरकार अधिनियम 1947। तो भारत शासन अधिनियम 1935 की निंदा करते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उसे गुलामी का नया चार्ट कहा था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1935, यानी सी ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7, उसे देखते हैं। निम्नलिखित सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल और मंत्रालय: सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, R.K. षणमुगम चेट्टी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, पहला जो मंत्रिमंडल बनाया गया था उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल आपके गृह मामले के मंत्री थे, मौलाना आज़ाद शिक्षा मंत्री थे, R.K. षणमुगम चेट्टी वित्त मंत्री थे, राजेंद्र प्रसाद खाद्य मंत्री थे। यानी ए का दूसरा, बी का तीसरा, सी का चौथा और डी का पहला। 2 3 4 1, 2 3 4 1 सीधा मिल गया है। ऑप्शन ए में ही ज़्यादा करनी है, यानी ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? 44वें संशोधन अधिनियम 1976 को मिनी संविधान के रूप में जाना जाता है। अनुच्छेद 368 के तहत संसद संविधान के मूल ढांचे में बदलाव कर सकती है। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें।
केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, न एक न दो। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा सही है? 44वें संविधान संशोधन को क्या कहा जाता है? पहली बात तो ये समझ लीजिए, जो 44वां संविधान संशोधन हुआ था वो आपका 1976 में नहीं, ठीक है। 44वां संविधान संशोधन 1976 में नहीं, 42वां संविधान संशोधन 1974 में हुआ था और ये मिनी संविधान के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन मूल ढांचे में बदलाव कर सकती है। तो केशवानंद भारती केस 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने ये सख्त निर्देश दिया था कि भारत में संविधान के मूल ढांचे में बदलाव आप 368 के अंतर्गत भी नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पर ये भी स्टेटमेंट क्या है हमारा? गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर एक भी सही नहीं है, तो ऑप्शन कौन सा होना चाहिए? डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्या कह रहा है 9? निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं संविधान की संघीय विशेषताएं हैं? मजबूत केंद्र, एकल नागरिकता, शक्तियों का विभाजन, लिखित संविधान, केंद्र द्वारा राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति। ठीक है, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति और इसके बाद अगला है नीचे दिए कोड का उपयोग करके सही बताइए। विशेषताएं बतानी है जो संघीय विशेषताएं हैं। तो संघीय विशेषताओं में सबसे बड़ी विशेषता के तौर पर यदि हम देखें तो शक्तियों का विभाजन किया गया है, ये सबसे बड़ी विशेषता है। ठीक है, संघीय व्यवस्था यानी राज्य और केंद्र मिलकर काम करें, यानी दोनों मिलकर भारत की व्यवस्था का ढांचा का निर्माण करें। ठीक है, तो शक्तियों का विभाजन है। दूसरी लिखित संविधान है, ये आपके संघीय विशेषता के बारे में बात करता है। संविधान की कठोरता के बारे में बात करता है, संविधान की सर्वोच्चता के बारे में बात करता है और स्वतंत्र न्यायपालिका, ये सारी चीज़ें संघीय विशेषताएं हैं। एकात्मक विशेषताओं के तौर पर यदि हम देखेंगे तो मजबूत केंद्र होना चाहिए, एकल नागरिकता होनी चाहिए, ठीक है, और आपका एकल संविधान होना चाहिए, संविधान का लचीलापन, एकीकृत न्यायपालिका, केंद्र द्वारा राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति और अखिल भारतीय सेवाएं, ये आपकी एकात्मक व्यवस्था को बताती हैं। तो यहाँ पर संघीय व्यवस्था के बारे में बात की गई है। तो ये जो व्यवस्थाएं हैं ये संघीय हैं, यूनाइटेड हैं, ये यूनाइटेड हैं, जबकि ये आपकी एकात्मकता की रिप्रेजेंट करते हैं, ये मजबूत केंद्र। तो कौन सा ऑप्शन होगा? बी ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित कथनों में से कितने कथन गलत हैं? संसदीय प्रणाली को सरकार के वेस्टमिंस्टर मॉडल के रूप में भी जाना जाता है। तो वेस्टमिंस्टर मॉडल आपने इंग्लैंड से फॉलो किया है, पहली बात तो ये समझ जाइए। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि वेस्टमिंस्टर मॉडल उत्तरदायी सरकार, कैबिनेट सरकार के रूप में भी जानी जाती है। यानी ये जो मॉडल है इसमें कैबिनेट मंत्रिमंडल होता है, जो कि आपने इंग्लैंड जैसा लिया है, भारत में यही है, ये बात बिल्कुल सही है। संविधान की संसदीय प्रणाली को केवल केंद्र में स्थापित करता है, राज्यों में नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, केंद्र में भी स्थापित करता है, ये बात बिल्कुल गलत है। भारतीय संसद एक संप्रभु निकाय है। तो भारतीय संसद यदि हम बात करें तो यह प्रणाली, भारतीय संसदीय प्रणाली काफ़ी हद तक ब्रिटिश पैटर्न पर आधारित है, लेकिन दोनों में कुछ बुनियादी अंतर भी है मित्रों। तो भारतीय संसद ब्रिटिश संसद की तरह संप्रभु निकाय नहीं है। ठीक है, भारतीय संसद की तरह निकाय नहीं है, तो ये भी आप गलत है। तो कोड का एक सही उत्तर करके सही बताइए। तो कितने सही हैं? केवल एक सही है, तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। मौलिक अधिकारों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मौलिक अधिकार सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के विचार को बढ़ावा देने के लिए हैं, वे प्रकृति में न्यायोचित हैं, वे निरपेक्ष हैं, वे पवित्र हैं। तो मौलिक अधिकार के बारे में यदि हम बात करें तो मौलिक अधिकार जो हैं वो अधिकार सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के विचार को बढ़ावा देते हैं। ये बात मौलिक अधिकार के लिए नहीं, वो राजनीतिक लोकतंत्र को विचार को बढ़ावा देने की बात करते हैं, जबकि सामाजिक और आर्थिक के लिए अगर हम बात करेंगे तो डीपीएस भी करेंगे। ठीक है, तो ये मौलिक अधिकार सामाजिक और आर्थिक नहीं, राजनीतिक के बारे में बात करते हैं। ये प्रकृति में न्यायोचित हैं, ये बात बिल्कुल सही है। ये प्रकृति में क्या है? न्यायोचित हैं, अर्थात इनका उल्लंघन सीधे सर्वोच्च न्यायालय का। वे निरपेक्ष हैं, क्या वो बदले नहीं जा सकते हैं? बिल्कुल बदले जा सकते हैं, तो ये भी क्या होगा? गलत है। ठीक है, ये पवित्र नहीं हैं।
ठीक है, ये पवित्र नहीं है और संसद द्वारा संविधान संशोधन अधिनियमित करके इन्हें बदला भी जा सकता है। ये भी बात बिल्कुल क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। तो कितने सही हैं, एक ही कथन सही है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्या है 12, उसे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसने सहकारी समितियों के गठन के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया। दूसरा, इसने सरकारी समितियों के संविधान पर राज्य नीति को एक नया निर्देशक सिद्धांत शामिल किया गया। इसने संविधान में एक नया भाग 9B जोड़ा जिसका शीर्षक सहकारी समितियां हैं। उपरोक्त कथन में से किस संविधान अधिनियम को संदर्भित करता है? तो उपरोक्त कथन किस संविधान अधिनियम को संदर्भित करता है? तो ये है 97वां संविधान संशोधन अधिनियम, कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड है। और ये तीनों बातें कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड हैं और ये 2011 में हुआ था। ठीक है, इसने सहकारी समितियों के गठन को मौलिक अधिकार यानी आर्टिकल 19 के अंतर्गत ला दिया है। ठीक है, और इसने सहकारी समितियों के संवर्धन में राजनीति में एक नया राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत 43B जोड़ा है और सहकारी समितियां 9B जोड़ा है जो शीर्षक सहकारी समितियों के अंतर्गत आता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। ब्रिटिश संविधान न्यायिक समीक्षा। न्यायिक पुनरावलोकन आपने ब्रिटिश संविधान से नहीं लिया है, यह आपने अमेरिका के संविधान से लिया है। अमेरिका संविधान एकल नागरिकता, तो एकल नागरिकता आपने अमेरिकी की संविधान से नहीं लिया है। एकल नागरिकता आपने जो ली है वो आपने यहाँ से नहीं ली। आयरिश राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन, ये भी आपने आयरलैंड से लिया है। ये बात बिल्कुल सही है, सही हो जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय की सलाहकार क्षेत्राधिकार, ये आपने कनाडा के संविधान से लिया है। ये बात बिल्कुल सही होगी। ठीक है, तो ये इधर का उधर दिया हुआ है, तो ये दोनों गलत हैं। कितने युग्म सुमेलित हैं, 2 युग्म सुमेलित हैं, यानी ऑप्शन बी जो है वो हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। हम भारत के लोग भारत को एक बनाने के लिए सत्यनिष्ठ से संकल्प लेते हैं। संप्रभु धर्मनिरपेक्ष समाजवादी गणराज्य, लोकतांत्रिक समाजवादी संप्रभु लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य, लोकतांत्रिक गणराज्य धर्मनिरपेक्ष संप्रभु समाजवादी। तो आपको बताना है बनाने के लिए सत्यनिष्ठ हैं, तो हम भारत को एक समाजवादी संप्रभु लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य, ठीक है, लोकतांत्रिक गणराज्य धर्मनिरपेक्ष संप्रभु समाजवादी धर्म लोकतांत्रिक गणराज्य। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत हमने ये जोड़ा है कि हम भारत को एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाएंगे, यानी ऑप्शन डी हमारी सही हो जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन सी बातें भारतीय राजनीति के लोकतांत्रिक चरित्र को अभिव्यक्त करती हैं? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, आवधिक चुनाव, कानून का शासन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। तो यहाँ पर यदि हम बात करें सही उत्तर, तो ये सारे के सारे उत्तर आपके क्या हैं, बिल्कुल सही हैं, यानी ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बेरूवारी यूनियन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का एक हिस्सा है। प्रस्तावना के प्रावधान कानून की अदालतों में लागू करने योग्य हैं। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनें। तो यहाँ पर यदि हम सही उत्तर के बारे में बात करें तो बेरूवारी मामले में जो बोला गया है, ये बेरूवारी मामले में नहीं बोला गया है, ये बोला गया था आपके केशवानंद भारती केस में। किसमें? केशवानंद भारती केस में, जिसमें फंडामेंटल स्ट्रक्चर की बात की थी। तो ये यहाँ पर गलत है। प्रस्तावना गैर न्यायसंगत है, ठीक है, और यह अदालतों में लागू करने योग्य है। तो प्रस्तावना प्रावधान कानून की अदालतों में लागू करने योग्य है, गैर न्यायसंगत है और इसे प्रस्तावना को अदालतों में लागू नहीं किया जा सकता। ये बात भी यहाँ पर सही नहीं दी गई है।
तो यहाँ पर कौन सा कोड सही होगा, तो यहाँ पर एक भी सही नहीं है, तो आंसर जो होगा वो आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। अनुच्छेद 3 संसद को निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या है? राज्य किसी का क्षेत्रफल बढ़ाना, किसी राज्य के क्षेत्रफल को कम करना, नए राज्य को स्थापित करना, किसी राज्य का नाम बदलना। नीचे दे कोड का अनुच्छेद 3 के अंतर्गत क्या क्या आता है, तो अनुच्छेद 3 के अंतर्गत यदि हम बात करें नए राज्य की स्थापना को छोड़कर सारी चीजें आती हैं, तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। ठीक है, क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, क्योंकि अनुच्छेद 3 के अंतर्गत किसी राज्य के क्षेत्र को अलग करके, 2 से अधिक राज्यों को आपस में मिला करके, ठीक है, राज्य के किसी क्षेत्र को बढ़ाना, राज्य के क्षेत्र को कम करना, सीमाओं में बदलाव, किसी राज्य का नाम बदलना इसके अंतर्गत आता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्या है क्वेश्चन नंबर 18? इसे देखते हैं। अभिव्यक्त कथन भारत को विनाशकारी राज्यों के अविनाशी संघ के रूप में वर्णित करता है। राज्य सरकार राज्यों को नष्ट कर सकती है, जबकि राज्य सरकारें संघ को नष्ट नहीं कर सकती। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये जो बात की गई है वो यह पहली बात तो सही है, संघ राज्य को नष्ट कर सकता है, राज्य संघ को नष्ट नहीं कर सकता। तो कथन ए हमारा सही और गलत, तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, दोनों कथन क्या हैं? सही हैं और सही व्याख्या भी कर सकते रहे हैं। ठीक है, तो दोनों कथन आपके क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। तो यहाँ पर कारण और ए दोनों सही हैं, तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। विदेशी शत्रुओं और प्राकृतिक नागरिकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ए, विदेशी शत्रुओं को गिरफ्तारी और हिरासत से सुरक्षा नहीं मिलती। भारत में नागरिक राष्ट्रपति पद के लिए पात्र नहीं हैं। हेलो, तो 19 क्वेश्चन हम लोग देख रहे थे। 19 क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसे जरा समझिए। विदेशी शत्रुओं और प्राकृतिक नागरिकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है ये बताना है। विदेशी शत्रुओं को गिरफ्तारी और हिरासत से सुरक्षा नहीं मिलती। भारत में प्राकृतिक नागरिक राष्ट्रपति के लिए पात्र हैं। प्राकृतिक नागरिक राष्ट्रपति के लिए पात्र नहीं है। ये नीचे दिए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर बताइए। तो विदेशी शत्रुओं और प्राकृतिक नागरिकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो गलत बताना है। विदेशी शत्रुओं की गिरफ्तारी और हिरासत से सुरक्षा नहीं मिलती है, ये बात बिल्कुल क्या है? सही है, कतई गलत नहीं है। भारत में प्राकृतिक नागरिक राष्ट्रपति पद के लिए पात्र नहीं है, नहीं, वो राष्ट्रपति पद के लिए पात्र हैं। ठीक है, सिटीजन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर कौन सा कोड गलत है? दूसरा कोड गलत है, तो ऑप्शन कौन सा होगा? बी हमारा सही होगा। ठीक है, क्योंकि ये चीज आर्टिकल 22 के अंतर्गत आती है। ठीक, और नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्या कह रहा है 20? उसे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वोट का अधिकार, दोहरी नागरिकता का अधिकार, सार्वजनिक पद के लिए चुनाव लड़ने का अधिकार, उपरोक्त में से कौन से अधिकार एक अनिवासी भारतीय एनआरआई को प्राप्त हैं लेकिन भारत के प्रवासी नागरिकों को नहीं? कोड का एक उत्तर सही बताइए। तो निम्नलिखित को वोट का अधिकार, दोहरी नागरिकता का अधिकार, सार्वजनिक पद के लिए चुनाव लड़ने का अधिकार, उपरोक्त में से कौन से अधिकार अनिवासी भारतीय को प्राप्त हैं लेकिन भारत के प्रवासी नागरिकों को नहीं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें, एनआरआई भारत का नागरिक है जिनके पास भारतीय पासपोर्ट है और जो रोजगार, निवास, शिक्षा और किसी अन्य उद्देश्य से 6 महीने या उससे अधिक समय के लिए स्थायी रूप से दूसरे देश में प्रवास करते हैं। भारत में एक प्रवासी नागरिक यानी ओरिजिन सिटीजन ऑफ इंडिया एक PIO है जो अन्य देशों में प्रवास कर गया था और नागरिकता हासिल कर ली थी। यदि उनके निवास के देश दोहरी नागरिकता की अनुमति देते हैं तो OCI कार्ड रखने के लिए वो पात्र हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन कौन सी बातें हैं जो NRI को हैं लेकिन प्रवासी को नहीं हैं?
तो वोट का अधिकार है एनआरआई को, बिल्कुल बात सही है। दोहरी नागरिकता का अधिकार दिया गया है, सार्वजनिक पद पर चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम बात करें दोहरी नागरिकता का अधिकार एनआरआई को नहीं है, सार्वजनिक पद के लिए चुनाव लड़ने का अधिकार है, यानी 1 और 3 सही हैं। तो ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से कौन से पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने के लिए वित्त आयोग का गठन किया गया है? भारतीय संविधान संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री, संबंधित राज्य का वित्त मंत्री, संबंधित राज्य के राज्यपाल, संबंधित राज्य का पंचायती राज मंत्री। तो यहाँ पर यदि हम बात करें पंचायतों में कौन वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने के लिए वित्त आयोग का गठन करता है? संबंधित राज्य का राज्यपाल राज्य में वित्त आयोग का गठन करता है। ठीक है, केंद्र में राज्य वित्त आयोग का गठन भारत के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है, जबकि राज्य में राज्य के राज्यपाल द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। भारत का लोकतंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि संविधान लिखित है, मौलिक अधिकार किए गए हैं, जनता को सरकार को चुनने के बदलने का अधिकार प्राप्त है, राज्य को नीति सिद्धांत के प्रदान किया गया है। भारत में निम्न में से कौन मामले न्यायालय ने माना कि संविधान की 9वीं अनुसूची में रखे गए हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सी बातें हैं, ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो जनता को सरकार चुनने और बदलने का अधिकार प्राप्त है। भारतीय लोकतंत्र की यही विशेषता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि संविधान की 9वीं अनुसूची में रखे गए कानून न्यायिक समीक्षा से मुक्त नहीं हैं? केशवानंद भारती मामला, मिनर्वा मिल्स मामला, गोलकनाथ मामला और कोहेलू का मामला। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये क्या है? कोहेलू का मामला, यानी ऑप्शन जो डी है वो न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत आता है, नहीं है। बाकी सारे मामले न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत आए थे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्या कह रहा है 24, उसे देखते हैं। कथन और कथन 2 दिए गए हैं, तो कथन 1 पढ़ते हैं। पहली बार 1861 को भारतीय राज्य परिषद अधिनियम अध्यादेश को प्रख्यापित करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 2 कथन 2 अनुच्छेद 123 और 213 अध्यादेश को प्रख्यापति शक्ति का उल्लेख है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? तो कथन मित्रों दोनों सही हैं, ठीक है, और कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या है, ये बात हम नहीं मानेंगे। कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या नहीं है, ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। राज्य विधानमंडल के चुनावों में संविधान चुनावों के सिद्धांतों में शामिल है वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए केवल एक मतदाता सूची होगी। मतदाता सूची के निर्माण में धर्म, जाति, लिंग आदि का कोई स्थान नहीं होगा। राजनीतिक दल अपने मानदंड को रखने के लिए स्वतंत्र होंगे। कोड को सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कोड का जो सही उत्तर होगा, ये सभी कथन बिल्कुल सही हैं, ऑप्शन डी जो है हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं। संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? बी.आर. अम्बेडकर द्वारा पारित उद्देश्य प्रस्ताव ने भारतीय प्रस्तावना की नींव रखी। प्रस्तावना संविधान की विशिष्ट प्रावधान को रद्द नहीं कर सकती। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। 1 और 2 कौन कौन से कथन सही हैं? तो संविधान सभा में यदि हम बात करें तो ये कथन बी.आर. अम्बेडकर पारित प्रस्ताव अंतिम प्रस्तावना की नींव रखी गई, ये बात बिल्कुल गलत है। प्रस्तावना संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को रद्द नहीं कर सकती, केवल दूसरा कथन ही हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्या है? प्रावधानों को पढ़ना है। राज्य को सामाजिक शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार दिया गया है, ठीक है, बात सही है। यह व्यापक रूप से माना जाता है कि इसे मौलिक अधिकारों की न्यायिक व्याख्याओं को दूर करने के लिए अधिनियमित किया गया था, ये भी बात बिल्कुल सही है। और ये किस संशोधन में आती है? तो ये बात आती है 42वें संविधान संशोधन 1976 यानी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन में आती है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्या कह रहा है? रुकना। सामाजिक पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए
प्रावधान किया गया है, मौलिक अधिकारों को न्यायिक व्याख्या से दूर अधिनियमित किया गया है। तो ये जो संविधान था, ये आपका संविधान संशोधन कौन सा था, इसके बारे में यदि हम बात करें तो पहला संविधान संशोधन था। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्या कह रहा है 28? ठीक है, संपत्ति के अधिकार से संबंधित है। क्या कह रहा है? संपत्ति के अधिकार संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन गलत है? इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था। इसे अनुच्छेद 300A के तहत कानूनी अधिकार बनाया गया है। इसे संविधान के भाग 12 के तहत रखा गया है। यह केवल नागरिकों को ही उपलब्ध है। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, पहला जो कथन दिया गया है 42वें संविधान संशोधन 1976 में मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया, नहीं, ये 44वें संविधान संशोधन से हटाया गया था। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। 301 के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया है, ये बात बिल्कुल सही है। 301 के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया, इसे संविधान के भाग 12 के तहत रखा गया है। तो इसे संविधान तहत 12 के अंतर्गत रखा गया है। यह केवल भारतीय नागरिकों को लिए उपलब्ध है, नहीं, ये भारतीय नागरिकों के अलावा भी उपलब्ध है किसी भी व्यक्ति को। तो कितने कथन सही हैं? 2 कथन सही हैं। ऑप्शन बी जो है हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। प्रोटेम स्पीकर के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? राष्ट्रपति लोकसभा के लिए प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करता है। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 94 के तहत की जाती है। लोकसभा का पहले प्रोटेम स्पीकर जी.वी. मावलंकर थे। यह सभी निर्वाचित सदस्यों के पद को शपथ दिलाते हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, कौन सा कथन गलत है? प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 94 के अंतर्गत की जाती है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 94 नहीं बल्कि 93 के अंतर्गत की जाती है। तो यही हमारा गलत होगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित अधिकारों पर विचार करें। अस्पृश्यता का उन्मूलन, मानव तस्करी और जबरन श्रम पर प्रतिबंध, अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और उनका प्रशासन करने का अधिकार, कारखानों में बच्चों को रोजगार पर प्रतिबंध, भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया। उपरोक्त अधिकारों में से कौन से अधिकार परिकल्पित हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें उपरोक्त में से कौन से अधिकार परिकल्पित हैं, तो यहाँ मित्रों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार हैं। ठीक है, तो अधिकारों पर विचार करें। अस्पृश्यता उन्मूलन, ये आपका आर्टिकल 17 के अंतर्गत है। मानव तस्करी, जबरन श्रम 23 और अल्पसंख्यकों को शैक्षिक संस्थान, ये अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो मानव तस्करी, ठीक, 14 वर्ष की आयु, कारखानों में 14 वर्ष, ये 24 हैं और ये आपका 23 है। तो शोषण के विरुद्ध यही दोनों हैं। तो कितने कथन सही होंगे? 2 कथन सही होंगे। ऑप्शन बी, ये आपका आर्टिकल 17 है और ये जो दिया गया है वो आर्टिकल आपका 25 है। ठीक है, यानी ये जो आपका दिया गया है 29 है आर्टिकल। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्या है? पंचायत समिति के सदस्य होते हैं जनता द्वारा सीधे चुने गए, पंचायत के सदस्यों द्वारा चुने गए, जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामित किए गए या खुली प्रतियोगिता के आधार पर भर्ती की गई। तो ये सीधे जनता के द्वारा चुने जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्या कह रहा है 32? उसे देखते हैं। निम्नलिखित अधिकारों पर विचार करें। आश्रय का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, विदेशी यात्रा का अधिकार, समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार, वोट का अधिकार। उपरोक्त अधिकारों में से किसको भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है? केवल 2 अधिकार, केवल 3 अधिकार, केवल 4 अधिकार और सभी 5 अधिकार। ठीक है, तो यहाँ पर जरा बात करते हैं हम लोग। तो 32 में निम्नलिखित अधिकारों पर विचार करें। आश्रय का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, विदेश यात्रा का अधिकार, समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार, वोट का अधिकार। उपरोक्त अधिकारों में से किसको भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है? तो ये जो मान्यता दी गई है मौलिक अधिकारों के रूप में, तो मित्रों यहाँ पर
आपके मौलिक अधिकार संपत्ति का अधिकार नहीं है, विदेशी यात्रा का अधिकार, समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार, वोट का अधिकार। तो सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में आर्टिकल 21 के अंतर्गत कुछ अधिकारों को रखा है। ठीक है, विदेश यात्रा का अधिकार, समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार, ये आपके मौलिक अधिकार के तौर पर जाने जाते हैं। ठीक है, यानी आश्रय का अधिकार, विदेशी यात्रा का अधिकार, समान कार्य के लिए समान, ये जो संपत्ति का अधिकार है 300 में दिया गया है, ये आपका वैधानिक अधिकार है और ये आपका लीगल अधिकार है, राइट टू वोट। तो यहाँ पर कितने आएंगे? ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33। रिट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? बंदी प्रत्यक्षीकरण तब जारी नहीं किया जाता है जब हिरासत न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर हो। बी, जब कर्तव्य विवेकाधीन हो और अनिवार्य न हो तो परमादेश रिट जारी नहीं की जा सकती। सी, निषेध रिट प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ उपलब्ध है। डी, व्यक्तियों के अधिकारों को प्रभावित करने वाले प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ उत्प्रेषण जारी किया जा सकता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो यहाँ पर जो ऑप्शन सारे सही हैं, केवल एक गलत है, वो गलत है, निषेध रिट प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ उपलब्ध है, ये बात गलत है, यही हमारा आंसर होगा क्योंकि हमें गलत ही बताना था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्या कह रहा है 34, उसे देखते हैं। निम्न राज्य नीति निदेशक के सिद्धांतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? वे कल्याणकारी राज्य और पुलिस राज्य दोनों की अवधारणा को मूर्त रूप देते हैं। वे देश में आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र स्थापित करना चाहते हैं। वे अपना उल्लंघन के लिए न्यायालयों द्वारा कानूनी रूप से लागू करने योग्य हैं। निर्देशक सिद्धांत राज्य द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करने के लिए हैं। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो वे कल्याणकारी राज्य और पुलिस राज्य दोनों की अवधारणा को मूर्त रूप देते हैं, बिल्कुल सही है। वे देश की आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र स्थापित करना चाहते हैं। सामाजिक और आर्थिक, ये बात सही नहीं, ये बात कल्याणकारी पुलिस राज्य की अवधारणा, ये बात बिल्कुल गलत है, जबकि ये बात बिल्कुल सही है। वे अपने उल्लंघन के लिए न्यायालयों द्वारा कानूनी रूप से नहीं, फंडामेंटल राइट के लिए आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं, डीपीएसपी के लिए नहीं। ठीक है, निदेशक सिद्धांत राज्य द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करने के लिए हैं, ये बात बिल्कुल सही है। तो 1, 2, 4 सही हैं, जबकि 2 और 3 गलत हैं। तो ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन जो होगा वो होगा आपका 1 और 3, यानी ऑप्शन बी जो है हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से कौन से नीति निदेशक सिद्धांत 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़े गए थे? बच्चों के स्वास्थ्य विकास के अवसर को सुनिश्चित करना, पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना, सहकारी समितियों के पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देना, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करना। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। केवल 1 और 3 और 4, 2, 3, 4, 1 और 4, केवल 1 और 2, 4। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर 42वें संविधान संशोधन के बारे में यदि हम बात करें, से सहकारी समितियों पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देना, ये 42वें में नहीं किया गया है और बाकी 1, 2, 4 किए गए हैं, यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। डीपीएसपी मौलिक अधिकारों से भिन्न हैं, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल यानी नीति निदेशक तत्व डीपीएसपी संघ सरकार के लिए और मौलिक अधिकार राज्य सरकार के लिए, बिल्कुल गलत। डीपीएसपी संविधान का हिस्सा है, मौलिक अधिकार हिस्सा नहीं है, ये भी गलत। डीपीएसपी लागू करने योग्य नहीं है, जबकि मौलिक अधिकारों को लागू किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा ऑप्शन सबसे सटीक बैठ रहा है? तो ऑप्शन सी हमारा सटीक बैठ रहा है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मादक पेय दवाओं के सेवन पर प्रतिबंध, ये जो लगाया जाता है वो आपके डीपीएसपी के अंतर्गत लगाया जाता है। दूसरा, गायों के वध पर प्रतिबंध, ये भी डीपीएसपी। मानव तस्करी के जबरन श्रम पर प्रतिबंध, तो यहाँ पर कितने राज्य के नीति निदेशक तत्वों में शामिल हैं? तो यहाँ पर राज्य के नीति निदेशक तत्वों में ये दोनों शामिल हैं, तीसरा शामिल नहीं है, वो आपके फंडामेंटल राइट में ही आ जाता है, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38। राजनीति के सिद्धांतों
के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों को संविधान के भाग 4A में सूचीबद्ध किया गया है। संविधान निर्देशक सिद्धांतों को 3 व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत करता है। वे समाजवादी, गांधीवादी सिद्धांत और उदार बौद्धिक सिद्धांत हैं। तो गांधीवादी, समाजवादी और उदारवादी, ठीक है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को इस तरह विभाजित किया गया है, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सी बात सही होगी? तो ये आपके 4A में सूचीबद्ध किए गए हैं, नहीं पार्ट 4 में ही हैं। ये कुल गलत है, नीति निर्देशक 4 में ही है, ठीक है। समाजवादी, गांधीवादी और उदार बौद्धिक सिद्धांत नहीं, उदारवादी हैं, ठीक है। तो ये भी आपका गलत होगा, ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39। राज्य चुनाव आयोग के निम्नलिखित कार्यों पर विचार करें और नीचे दिए गए कोड का सही प्रयोग करके सही उत्तर चुनें। राज्य में पंचायतों और नगर पालिकाओं के चुनाव के लिए मतदाता सूची तैयार करता है। राज्य की पंचायतों और नगर पालिकाओं के लिए चुनाव आयोजित करता है। राज्यपाल द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार पंचायतों और नगर पालिकाओं के अलावा अन्य निकायों के लिए भी चुनाव आयोजित करता है। मतदाता सूची तैयार करता है और भारतीय चुनाव आयोग के निर्देश अनुसार चुनाव कराता है। तो राज्य चुनाव आयोग के बारे में यदि हम बात करें तो ये क्या क्या करता है? ये क्या क्या करता है? राज्य में पंचायतों नगर पालिकाओं के चुनाव की मतदाता सूची तैयार करता है, ये बात बिल्कुल सही है। पंचायतों और नगर पालिका के चुनाव करवाता है, ये भी सही है। राज्यपाल द्वारा पंचायतों के अलावा निकाय चुनावों में आयोजित करता है, ये नहीं है, ठीक है। मतदाता सूची तैयार भारतीय चुनाव आयोग के निर्देश के अनुसार चुनाव कराता है, ये भी बात बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पर 1 और 2 ही सही हैं, तो ऑप्शन कौन सा होगा? तो ऑप्शन आपका ऑप्शन ए होगा, ठीक है, क्योंकि 243 के और 243 ZA के अनुसार ये काम किए जाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। क्या कह रहा है 40, उसे देखते हैं। निम्नलिखित में से गलत जोड़ी पहचान करें। न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना, आर्टिकल 50 नहीं। अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों को शैक्षणिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना, 46। सभी बच्चों के बचपन की देखभाल के लिए, 44। ग्राम पंचायतों का गठन, आर्टिकल 40। तो केवल यहाँ पर यदि हम सही विचारें तो गलत जोड़ी की पहचान करनी है। तो सभी बच्चों को आर्टिकल 50 में न्यायपालिका और कार्यान्वयन शक्ति का विभाजन किया गया है, 46 में SC ST के शैक्षिक बढ़ावे के लिए, 40 में ग्राम पंचायतों में और 45 में दिया गया है सभी बच्चों की देखभाल के लिए, न कि 44 में। 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड है, UCC, ठीक है। तो ये गलत, यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41। संविधान संशोधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? क्या बताना है? गलत। संविधान संशोधन की शुरुआत राज्य विधानसभाओं से की जा सकती है, ठीक है, ये बात बिल्कुल क्या है? गलत है। लोकसभा से होती है, संसद से होती है। विधेयक को केवल मंत्री द्वारा ही पेश किया जाना चाहिए, किसी निजी सदस्य के द्वारा नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है, बिल्कुल नहीं होती है, ठीक है, ये भी कथन गलत है। दोनों सदनों के बीच असहमति में कोई संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं होता, ये बात बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर 1 2 3 गलत हैं, चौथा सही है, तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42। संविधान के संशोधन के संदर्भ में कौन सा एक कथन सही है? तो देखते हैं। पहला, अनुच्छेद 368 में संसद के विशेष बहुमत और राज्यों की सहमति से संशोधन किया जा सकता है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में संसद की विशेष बहुमत से संशोधन किया जा सकता है। नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना के लिए संसद के साधारण बहुमत से संशोधन के लिए किया जा सकता है। नीचे दिए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनें। तो 1 और 3 यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा कथन सही है? तो ये तीनों कथन क्या हैं? बिल्कुल सही हैं, तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा।
नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43। संविधान में कुछ विशेषताएं इनके लिए इतनी आवश्यक हैं कि उन्हें निरस्त नहीं किया जा सकता। मौलिक अधिकारों को कम नहीं किया जा सकता या छीना नहीं जा सकता। संविधान के अनुच्छेद 368 के में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही संशोधन किया जा सकता है। संविधान की प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता क्योंकि यह संविधान का हिस्सा नहीं है और इसके साथ ही इसकी वास्तविक भावना का प्रतिनिधित्व करती है। उपरोक्त में से कौन से कथन भारत के संविधान के मूल संरचना के सिद्धांत को दर्शाते हैं? तो भारतीय संविधान के मूल सिद्धांत को केवल पहला संविधान दर्शाता है, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44। क्या कह रहा है 44, उसे देखते हैं। अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। क्या है अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया? लोकसभा के नियमों के नियम का 198 में उल्लिखित है। नियमों के नियम। अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 में है। प्रस्ताव को स्वीकार किए जाने के लिए 50 सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होती है। लोकसभा का कोई भी सदस्य मंत्रिपरिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश कर सकता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन से कथन सही हैं? तो अविश्वास प्रस्ताव के लिए निचले सदन में किया जाता है। ठीक है, तो इसके लिए नियम 198 के तहत यह उल्लेखित है, ये बात बिल्कुल सही है। अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख भारतीय अनुच्छेद 75 में है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो इसका उल्लेख 75 में अविश्वास भारतीय संविधान में अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख नहीं है। केवल 75(3) में कहा गया है कि लोकसभा सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। तो ये कथन बिल्कुल गलत है। प्रस्ताव को स्वीकार किए जाने के लिए 50 सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता है। ये अगर हम बात करें तो लोकसभा में कोई भी सदस्य मंत्रिपरिषद के खिलाफ प्रस्ताव जारी कर सकता है। ये दोनों बातें बिल्कुल सही हैं, तो 3 कथन सही, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45। संसद में कार्रवाई की प्रक्रिया और संचालन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? राज्य के मामलों पर चर्चा करना, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों को दबाने में पुलिस बल का उपयोग करके मुद्दों पर विचार चर्चा करना, संघ सरकार के नियंत्रण में किसी उपक्रम में हिंसक उपद्रवों से निपटने के मुद्दों पर चर्चा करना, औद्योगिक श्रमिकों की मांग को दबाने के मुद्दों पर चर्चा करना। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सी बात सही है? राज्य के मामलों पर चर्चा करना, ये बात सही नहीं है। और अनुसूचित जाति, बाकी सारी बातें सही हैं, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए हमारा सही होगा। ठीक है, सामान्य परिस्थितियों में राज्य के मामलों की चर्चा करना संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत संसद की कार्रवाई का संचालन के अंतर्गत नहीं आता है। तो विकल्प ए जो है वो हमारा गलत है, सही नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46। भारत के संविधान में निम्नलिखित संबंध में निम्नलिखित कथन के बारे में विचार करें। क्या है विचार, बताइए। भारत में एक लोकतांत्रिक प्रशासन व्यवस्था है। भारत एक संप्रभु राज्य है। भारत में लोकतांत्रिक समाज है। भारत एक कल्याणकारी राज्य है। उपरोक्त में से कौन कथन का सही है? तो यहाँ पर यदि हम बात करें ये सारे कथन बिल्कुल सही हैं, ऑप्शन डी जो है हमारा सही होगा। नेक्स्ट 47। अंतर राज्य परिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अनुच्छेद 368 अंतर राज्य परिषद की स्थापना पर विचार करता है। प्रधानमंत्री ऐसी परिषद की स्थापना करते हैं। मंत्री परिषद नीति और कार्रवाई के बेहतर समन्वय के लिए सिफारिशें करती हैं। और ऊपर दिए गए कथनों को सही कथन चुनें। तो यहाँ पर यदि हम सही कथन चुनते हैं तो अनुच्छेद 268 अंतर राज्य परिषद की स्थापना का विचार है। तो अनुच्छेद 268 नहीं, ये आपका अनुच्छेद 263 है। तो ये गलत हो गया। ऐसी परिषद की स्थापना करते हैं, राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, ये भी कथन गलत हो जाएगा। परिषद नीति कार्रवाई के बेहतर समन्वय की सिफारिशें करता है, ये बात बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48। क्षेत्रीय परिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह एक संवैधानिक निकाय है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत 5 क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना की गई। चंडीगढ़ हालांकि राज्य नहीं है, फिर भी क्षेत्रीय परिषद में शामिल है। यह एक सलाहकार निकाय है। तो यहाँ पर बताना है कौन सी विशेषता नहीं है। तो यहाँ पर यदि हम विशेषता के बारे में बात करें तो ये एक संवैधानिक निकाय नहीं है, यही विशेषता नहीं है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49।
निम्नलिखित स्थितियों पर विचार करें। बाहरी आक्रमण, आंतरिक गड़बड़ी, सशस्त्र विद्रोह, असांप्रदायिक दंगे। उपरोक्त में से कितनी स्थिति में भारत का राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है? बाहरी आक्रमण पर, आंतरिक गड़बड़ी पर, सशस्त्र विद्रोह और सांप्रदायिक दंगे। तो 3 पर कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो बाहरी आक्रमण पर आप राष्ट्रीय आपात हो सकता है, युद्ध पर हो सकता है। 352 राष्ट्रीय आपातकाल की अनुमति देता है। ठीक है, कैबिनेट अनुशंसा पर। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा, आंतरिक गड़बड़ी और सांप्रदायिक दंगों पर नहीं, जबकि इन दोनों पर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50। देश के किसी भी हिस्से में निवास करने और बसने का अधिकार, जीवन की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, भारत में पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार, कोई भी पेशा या व्यवसाय करने का अधिकार। उपरोक्त अधिकारों में से कौन सा राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी निलंबित या प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता? तो वो है, यदि हम बात करते हैं तो कौन सा अधिकार है, तो वो अधिकार है आपका जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51। क्या कह रहा है? भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यदि किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा शून्य घोषित कर दिया जाता है, तो सर्वोच्च न्यायालय की ऐसी घोषणा की तारीख से पहले उसके द्वारा किए गए कार्य अमान्य नहीं होंगे तथा वे लागू रहेंगे। संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। निर्वाचित विधानसभा सीटों की संख्या जितनी अधिक होगी, राज्य के प्रत्येक विधायक के वोट का मूल्य उतना ही अधिक होगा। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर यदि हम बात करें, कोई भी कथन यहाँ पर संसद के दोनों सदनों और ये बिल्कुल नहीं है। पहला कथन हमारा सही है, यही हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52। क्या कह रहा है 52, उसे देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। संघीय कार्यकारिणी की अध्यक्षता राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति की शक्ति पर कोई सीमा नहीं है। यदि विधेयक संसद द्वारा पुनः पारित किया जाता है तो राष्ट्रपति के लिए अपनी स्वीकृति देना अनिवार्य नहीं है। इसकी सिफारिश के बिना अनुदान की मांग नहीं की जा सकती। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें, उपरोक्त में से कथन 1 और कथन 4 सही हैं, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट है 53। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग तभी कर सकता है जब राज्यसभा के किसी विधेयक पर बराबर का मत हो? तो राष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग तभी कर सकता है, तो ये कथन यदि हम देखें तो वो अपने मत का प्रयोग कर सकता है आर्टिकल 100 के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? आर्टिकल 100 संविधान में अनुसार उपराष्ट्रपति को मत तभी करेगा जब मत कैसे हों? बराबरी पर हों। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54। क्या कह रहा है 54? भारत के प्रधानमंत्री के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का नाम मात्र का प्रमुख होता है। वह संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं है। वह अपने किसी भी मंत्री को बर्खास्त नहीं कर सकता। संविधान के प्रधानमंत्री के चयन और नियुक्ति के लिए विशिष्ट प्रक्रिया निहित है। उपरोक्त में से कौन से कथन गलत हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें, उपरोक्त में से कौन से कथन गलत हैं उसके बारे में बताना है। तो ये सारे के सारे कथन क्या हैं? गलत हैं। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55। भारत के प्रधानमंत्री के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत पद पर रहता है और वह उसे किसी भी समय पदच्युत कर सकता है। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, वह राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष होता है। बिल्कुल सही। प्रधानमंत्री को अपनी नियुक्ति के समय संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए, ये भी बात सही है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है। तो इसमें से कौन सा कथन सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें, यहाँ पर कौन कौन से कथन सही हैं? तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत रहता है, किसी भी समय पदच्युत कर सकता है, ये बात बिल्कुल गलत है। संसद में जब तक उसका लोकसभा में का नेता है, ठीक है, बहुमत है, तब तक उसे ऐसा नहीं किया जा सकता। जबकि दूसरा कथन हमारा बिल्कुल सही है। तीसरा कथन नियुक्ति के समय संसद के किसी भी सदस्य का होना चाहिए, नहीं, नियुक्ति के समय नहीं बल्कि नियुक्ति के 6 माह के भीतर भी ऐसा किया जा सकता है। तो तीसरा गलत, केवल 2 और 4 ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56। निम्नलिखित में से संविधान में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच
संबंधों को संबंधित है अनुच्छेद 73, 74, 75, 74, 75, 78, 76, 78। तो यहाँ पर यदि हम बात करें 74, 75, 78। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57। भारत के राष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राष्ट्रपति संसद का एक घटक अंग है, वह दोनों सदनों की चर्चा में भाग लेता है, वह हर साल दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित कर सकता है। राष्ट्रपति को अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्राप्त है। ऊपर दिए गए कथनों पर सही उत्तर चुनें। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा कथन सही होगा, तो यहाँ पर आपका कथन वह दोनों सदनों में चर्चा में भाग लेता है, ये बात क्या है, सही नहीं है। राष्ट्रपति संसद का एक अंग तो है, हर साल दोनों संयुक्त बैठक को संबोधित करता है, 123 में अध्यादेश जारी करता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। कौन सा? सी। ठीक है, राष्ट्रपति संसद के एक घटक का अंग है, लेकिन वह दोनों सदनों में से किसी में भी नहीं बैठता या चर्चा में भाग नहीं लेता है। बात समझे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58। मंत्रिपरिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह पर पुनर्विचार नहीं कर सकता। मंत्रिपरिषद द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह भी किसी भी अदालत में जांच नहीं की जाएगी। ऊपर दिए गए कथनों पर कौन से सही है? केवल एक और दो दोनों, न एक न दो। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा कथन गलत है? पहला कथन मित्रों गलत, जबकि दूसरा सही। तो कौन सा कथन सही है? केवल बी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री को छोड़कर अन्य मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा में कुल संख्या का से अधिक नहीं होगी। ठीक है, प्रधानमंत्री सहित है, प्रधानमंत्री को छोड़कर नहीं, तो ये कथन गलत हो जाएगा। उपरोक्त प्रावधान 91 संविधान संशोधन से जोड़ा गया, ये बात बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पर। क्या है 60? इसे देखते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश या स्थायी अवधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के अपने स्वयं के निर्णय की समीक्षा करने की शक्ति संवैधानिक रूप से प्रत्याभूत है। उच्च न्यायालय के मामले में यह संवैधानिक रूप से प्रत्याभूत नहीं है। ऊपर से दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर बताइए। तो सही उत्तर के बारे में यदि हम बात करें तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा, पहला सही नहीं है, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति के परामर्श से की जाती है। भारत के मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उनके पद से हटाया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भारत के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। संविधान ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित नहीं की है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो यहाँ पर केवल ऑप्शन सी हमारा सही है, बाकी ये सारी बातें क्या हैं? गलत हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62। क्या कह रहा है 62? उसे देखते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के सलाहकार क्षेत्राधिकार के बारे में बताइए। तो देखते हैं। कानून या सार्वजनिक महत्व के किसी भी तथ्य पर प्रश्न सर्वोच्च न्यायालय के राष्ट्रपति की सलाह देना अनिवार्य है। तो राष्ट्रपति को सलाह देना अनिवार्य नहीं है, ये बात तय मान लीजिए। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो पहली बात तो गलत है, क्योंकि ये अनिवार्य नहीं है, आर्टिकल 143 है। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय के पूर्ण पीठ उसको सलाहकार क्षेत्राधिकार की शक्ति से तहत समक्ष के लिए किसी भी संदर्भ में सुनाई करती है। सही है। संविधान पूर्व किसी विवाद में सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को अपनी राय दे सकता है या देने से इनकार कर सकता है। ये क्षेत्र सलाहकार संबंधी है, क्षेत्राधिकार नहीं। सलाहकार क्षेत्राधिकार के तहत किसी भी संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई राय सरकार बाध्यकारी नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पर। न्यायिक समीक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत यूपी के उत्पन्न और विकसित हुआ है। संविधान में न्यायिक समीक्षा का शब्द का कहीं भी उपयोग नहीं किया गया है।
न्यायिक समीक्षा की शक्ति को संवैधानिक संशोधन द्वारा भी कम या समाप्त नहीं किया जा सकता। उपरोक्त में से कौन सा कोर्स करके सही उत्तर चुनें। तो यहाँ पर सही उत्तर के बारे में यदि हम बात करें तो सही उत्तर होगा हमारा ये 2 और 3, ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64। उच्च न्यायालय के रिट क्षेत्राधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। संविधान का अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय की रिट जारी करने का अधिकार देता है। उच्च न्यायालय अपने क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार के अंदर या बाहर किसी भी व्यक्ति या प्राधिकरण को रिट जारी कर सकता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा कथन सही है तो यहाँ पर कथन सही है, ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65। न्यायिक समीक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। न्यायिक समीक्षा विधायी अधिनियम और निष्पादन आदेशों के संवैधानिकता को निर्धारित करने के लिए न्यायालयों की शक्ति है, उन्हें सरकार द्वारा लागू किया जा सकता है। तो यहाँ पर यदि ऑप्शन के बारे में बात करें तो केवल एक सही होगा, दूसरा गलत, यानी ऑप्शन ए हमारा सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66। अनुच्छेद 156 के अनुसार राज्यपाल अपने पदभार ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक पद पर बने रहेंगे। इससे निम्नलिखित में कौन सा कथन निष्कर्ष निकाला जा सकता है। किसी भी राज्यपाल को उसके कार्यकाल के पूरा होने के पद से नहीं हटाया जा सकता। कोई भी राज्यपाल 5 वर्ष की अवधि की समाप्ति के बाद पद पर नहीं रह सकता। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनें। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा ऑप्शन सही होगा तो यहाँ पर ऑप्शन एक भी सही नहीं है, क्योंकि ये दोनों कथन क्या हैं, गलत हैं। एक भी निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67। क्या है, निम्न राज्य और राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को राज्य का राज्यपाल द्वारा हटाया जा सकता है। न्यायालय के न्यायाधीश को राज्य के राज्यपाल द्वारा हटाया जा सकता है। राज्यपाल राज्य विधानमंडल का हिस्सा नहीं है, बिल्कुल है। उसके विधान परिषद के कुछ सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति है, सही है। राज्यपाल के पास राज्य विधेयकों को वीटो शक्तियां नहीं हैं, वो भी हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन कौन से कथन सही हैं तो यहाँ पर तीसरा कथन क्या है, सही है। ठीक है, पहला कथन गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करें। अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, 178, 182, 84, 86। विधानसभा का अध्यक्ष, विधान परिषद का अध्यक्ष, अध्यक्ष और वेतन के भत्ते, उपसभापति की शक्ति। तो यहाँ पर यदि हम बात करें विधानसभा का अध्यक्ष आर्टिकल 178 के अंतर्गत है। ठीक है, बिल्कुल आर्टिकल 178 के अंतर्गत क्या है, विधानसभा का अध्यक्ष है। ठीक है, विधानसभा का अध्यक्ष। ठीक, 182 विधान परिषद का अध्यक्ष। ठीक है, 184 अध्यक्ष के वेतन भत्ते और 184 आपके हैं सभापति की शक्ति, 86 ये। तो यहाँ पर यदि देखें तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69। राष्ट्रपति और राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। संविधान ने राष्ट्रपति को कोई विवेकाधीन शक्तियाँ निर्धारित नहीं की हैं। राज्य में मंत्री परिषद द्वारा राज्यपाल को दी गई सलाह राज्यपाल पर बाध्यकारी नहीं है। उपरोक्त कथनों में कौन सा कथन सही है। 1 और 2, केवल 1 और 2 दोनों, न 1 न 2। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा कथन सही नहीं है तो दोनों कथन सही हैं, ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नीचे दी गई किस स्थिति में भारत में किसी राज्य के मुख्यमंत्री राष्ट्रपति चुनाव के मतदान करने के लिए पात्र नहीं होगा। यदि वह स्वयं उम्मीदवार हो, राज्य विधानमंडल के निचले सदन में अपना बहुमत साबित नहीं किया हो, राज्य विधानमंडल के ऊपरी सदन का सदस्य, विधानमंडल के निचले सदन का सदस्य है। तो राज्य विधानमंडल के ऊपरी सदन का सदस्य है तो वो राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग करने का राइट नहीं होगा, यानी ऑप्शन सी हमारा इसका आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71। संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 17वां संशोधन अधिनियम संसद के 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय स्थापित करने के लिए अधिकृत करता है। संसद किसी उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को किसी भी केंद्र शासित प्रदेश तक बढ़ा सकता है। संसद समय समय पर उच्च न्यायालय की शक्ति निर्धारित करता है।
संविधान में किसी प्रतिष्ठित न्यायविद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करने के लिए कोई प्रावधान नहीं है। तो यहाँ पर बताना है कौन सी बात सही है। तो यहाँ पर मित्रों दूसरी बात और चौथी बात सही नहीं है, बाकी ये दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। ठीक है, यहाँ पर यदि हम बात करें तो जो ये बातें हैं इसमें कौन सी बात गलत है ये बताना है। क्या गलत? तो पहली गलत है और तीसरी गलत है, दूसरी चौथी सही है। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72। सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम या एफएसपा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह सुरक्षा बलों को बिना वारंट के लोगों को गिरफ्तार करने की अनुमति देता है। यह उन्हें संदिग्ध आतंकवादियों पर गोली चलाने या उन्हें मारने की शक्ति देता है। आसान क्षेत्रों में की गई कार्रवाइयों के लिए कानूनी प्रतिरक्षा प्रदान करता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये सभी कथन बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73। निम्नलिखित में से कौन से राज्य की संचित निधि पर भारित हैं? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन भत्ते, उच्च न्यायालय के कर्मचारियों के वेतन भत्ते, ठीक है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन, न्यायालयों के प्रशासनिक व्यय। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन छोड़कर सभी चीज़ें आपके राज्य संचित निधि पर भारित हैं, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम ने संविधान में एक नया भाग 14A जोड़ा है? 42वें, 43वें, 44वें, 45वें, 46वें। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो 42वें संविधान संशोधन से आपका 14वां जोड़ा गया है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75। क्या कह रहा है 75? संसद के दोनों सदनों के सदस्य संयुक्त बैठक बुलाने के लिए अनुच्छेद 108 में निम्नलिखित में से क्या आवश्यकता? राष्ट्रपति की मंशा, राष्ट्रपति की संतुष्टि, राष्ट्रपति का निर्देश, राष्ट्रपति की सहमति। तो उसके लिए मित्रों राष्ट्रपति की मंशा आवश्यकता है। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76। भारत के चुनाव आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत का चुनाव आयोग 5 सदस्यों वाला निकाय है। गलत। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति की इच्छा के पद पर बने रहते हैं। तो कौन सा कोड सही है? तो यहाँ पे सही कथन बताना है, और यदि हम सही कथन देने जाएंगे तो सिवाय 2 के कोई भी कथन यहाँ पर सही नहीं है, यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77। क्या कह रहा है? भारत में चुनाव आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? संविधान ने चुनाव आयोग के सदस्यों की योग्यता निर्धारित नहीं की है। संविधान ने चुनाव आयोगों के सदस्यों को कार्यकाल निर्दिष्ट नहीं किया है। संविधान ने सेवानिवृत्त चुनाव आयुक्तों के सरकार द्वारा भविष्य में किसी भी नियुक्ति में वंचित नहीं किया है। नीचे दिए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनें। तो यहाँ पर यदि हम सही उत्तर चुनने की बात करते हैं तो ये सभी हमारे क्या हैं? सही उत्तर हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78। वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? वित्त आयोग केंद्र और राज्य के बीच करों और हस्तांतरण के बारे में सिफारिश करता है। राष्ट्रपति ने एन.के. सिंह के 16वें वित्त आयोग को अध्यक्ष नियुक्त किया है। वित्त आयोग द्वारा प्रस्तुत सिफारिश सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सी बातें सही हैं? तो कौन सी बात सही है? तो वित्त आयोग केंद्र और राज्य के बीच करों के हस्तांतरण के बारे में सिफारिश करता है, ये बात बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति ने एन.के. सिंह को 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया, ये बात बिल्कुल गलत है। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के बारे में यदि हम बात करें तो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो हैं वो पूर्व उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया को बनाया गया है। ये 15वें के थे। ये किसके थे? 15वें के, अरविंद पनगड़िया। ठीक है, तो यहाँ पर ये गलत वित्त आयोग की ये भी बात सही है, तो दूसरा सही है क्योंकि यहाँ पर हमें गलत बताना था। नेक्स्ट चलते हैं 79। नरेंद्र मोदी ने अपने तीसरे कार्यकाल के लिए भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कब शपथ ली? 5 जून, 30 जून, 7 जून, 9 जून। तो प्रधानमंत्री मोदी ने अपने तीसरे कार्यकाल के लिए शपथ ली है 9 जून 2024 को। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पर। संघ लोक सेवा आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यूपीएससी के गैर संवैधानिक निकाय है, बिल्कुल गलत। वो एक संवैधानिक निकाय है, पहला कथन तो गलत हो जाएगा। अध्यक्ष और सदस्य 5 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु तक प्राप्त हैं।
5 वर्ष की अवधि नहीं, 6 वर्ष की अवधि और 65 साल की आयु, तो ये भी गलत। नेक्स्ट, संविधान यूपीएससी में भारत में योग्यता प्रणाली का प्रहरी मानता है, ये बात बिल्कुल सही है, योग्यता प्रणाली का प्रहरी ही है। ठीक है, कौन सा कथन सही है? सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से एक गैर संवैधानिक निकाय जीएसटी, नीति आयोग, पेशावर, भाषाई अल्पसंख्यक का विशेषाधिकार। तो गैर संवैधानिक निकाय के बारे में यदि हम बात करें तो मित्रों, गैर संवैधानिक निकाय कौन सा है? तो गैर संवैधानिक निकाय नीति आयोग है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82, वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी के निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 16 में 101 में संविधान संशोधन के लिए देश में जीएसटी कर व्यवस्था की शुरुआत का मार्ग प्रशस्त किया। इसने केंद्र और राज्य के बीच प्रभावी प्रशासन, सहयोग और समन्वय का मार्ग प्रशस्त किया। केंद्रीय वित्त सचिव जीएसटी परिषद के उपाध्यक्ष सचिव के रूप में कार्य करते हैं। नीचे दिए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनें। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा उत्तर सही है? तो ये उत्तर गलत है, बाकी ये दोनों बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन सी जो है वो हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं कैग को लेकर, महानियंत्रक परीक्षक का कथन सही है। कैग भारतीय लेखा परीक्षक लेखा विभाग का प्रमुख होता है, बिल्कुल सही है। सार्वजनिक संरक्षक होता है, ये भी सही है। जवाहरलाल नेहरू का कैग भारत के संविधान का सबसे महत्वपूर्ण कार्यालय होगा, ये बात बिल्कुल गलत है। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 84 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में किसी स्थिति में राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकता है? उच्च न्यायालय के कामकाज में अस्थायी वृद्धि होने पर, जब राज्य उच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश अपने कार्यालय का पालन करने में असमर्थ हो, जब किसी न्यायाधीश को उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में स्थायी रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85, भारत में अटॉर्नी जनरल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन गलत है? तो अटॉर्नी जनरल के संबंध में यदि हम बात करें, अटॉर्नी जनरल का कार्यकाल संविधान द्वारा निर्धारित नहीं है, बिल्कुल बात सही है। राष्ट्रपति की इच्छा में रहता है, बिल्कुल सही है। निजी कार्यों में प्रैक्टिस नहीं कर सकता, सही है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही, तो एक भी गलत नहीं है, तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा, गलत बताना था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86, राज्य चुनाव आयुक्त होते हैं। तो राज्य चुनाव आयुक्त भारत के चुनाव आयुक्त की तरह एक स्वायत्त बॉडी है, एक स्वतंत्र अधिकारी, लेकिन भारत के चुनाव आयोग से जुड़ा हुआ है। भारत के चुनाव आयोग का प्रत्यक्ष नियंत्रण का एक अधिकारी होता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, जो भारत के चुनाव आयोग के कार्य में सहायक करता है, ऑप्शन ए हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं। 87 क्या कह रहा है उसे देखते हैं हम लोग। एक व्यक्ति एक ग्राम पंचायत के चुनाव में भाग लेने का फैसला किया है और उसके नामांकन की वैधता अन्य बातों के अलावा किसी महत्वपूर्ण शर्त पर निर्भर करेगी। कौन कौन सी महत्वपूर्ण शर्तें हैं इसको देखना है। तो इसकी महत्वपूर्ण शर्तों के बारे में यदि हम देखें तो नामांकन के समय उसकी आयु 18 वर्ष से कम 18 वर्ष हो। तो बात कहाँ चल रही है? ग्राम पंचायत के चुनाव में भाग लेने के लिए तो उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए, ये बात बिल्कुल गलत है। वह किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल का सदस्य हो, कोई जरूरी नहीं है। उसका नाम मतदाता सूची में हो, ये बात बिल्कुल मैंडेटरी है। भारत के संविधान के प्रति निष्ठा, ये बात नहीं, तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88। 74वें संविधान संशोधन में कुछ प्रावधान स्वैच्छिक हैं और कुछ ऐसे हैं जो बाध्यकारी नहीं हैं, लेकिन राज्य द्वारा उनको पालन किया जाना अपेक्षित है। निम्नलिखित में से कौन इस श्रेणी में आता है? संघ और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों को नगर निकायों में मतदान का अधिकार देना, नगर निकायों को करों, शुल्कों आदि के संबंध में वित्तीय शक्तियां देना, नगर निकायों की शक्तियों को हस्तांतरण करके स्वायत्त बनाना। तो कौन सा कोड यहाँ पर सही है? तो यहाँ पर यदि हम बात करें, ये तीनों कोड बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89। ये कथन दिया गया है, पंचायती राज संस्था पर कानून बनाने की पूरी शक्ति एक तरह से राज्य विधानमंडल के पास है, बिल्कुल बात सही है। ग्राम प्रशासन संविधान की 7वीं अनुसूची के सूची 2 में प्रविष्ट 5 में आता है। ए और आर दोनों सत्य हैं। आर ए की सही व्याख्या
सही व्याख्या है। ए आर दोनों सही हैं लेकिन आर गलत है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सी बात यहाँ पर सही होगी तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 890। नगर पालिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। नगर निकाय भंग करने से पहले पहली सुनवाई में उचित अवसर दिया जाना चाहिए। 3 लाख या उससे अधिक आबादी के वाले नगरों के निकाय के क्षेत्र में वार्ड समिति का गठन किया जाना चाहिए। राज्य विधानमंडल में कानून द्वारा नगर प्रशासन पर विशेष ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों के लिए नगर पालिका में प्रतिनिधित्व प्रावधान कर सकता है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर यदि हम बात करें ये बिल्कुल तीनों बातें बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91। निम्नलिखित आयोगों को चुने जो राज्य सरकार के गठन समय एक वैधानिक निकाय नहीं थे लेकिन बाद में कानून से अपनी शक्ति प्राप्त की। केंद्रीय सतर्कता आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग, भारतीय प्रतिभूति या विनिमय बोर्ड। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सी बात यहाँ पर बिल्कुल सही है तो यहाँ पर ऑप्शन 1 और 3 सही, दूसरा गलत, यानी सी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92। निम्नलिखित में से कौन सा पंचायती राज के 73वें संविधान द्वारा प्रस्तावित नहीं था। सभी स्तरों पर महिला उम्मीदवारों के लिए सभी निर्वाचित ग्रामीण स्थानीय निकायों में अनिवार्य आरक्षण। सभी स्तरों पर SC ST उम्मीदवारों के लिए सभी निर्वाचन ग्रामीण स्थानीय निकायों पर अनिवार्य आरक्षण। सभी स्तरों पर OBC उम्मीदवार के लिए सभी निर्वाचित ग्रामीण स्थानीय निकायों पर अनिवार्य आरक्षण। सभी स्तरों पर ग्राम पंचायतों में अध्यक्ष के लिए महिला उम्मीदवारों के लिए अनिवार्य आरक्षण। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सी बात बिल्कुल सही है तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही होगा, क्योंकि यहाँ पर नहीं पूछा गया है, बाकी बातें बिल्कुल सही हैं, केवल ये सभी स्तरों पर OBC उम्मीदवारों के लिए ये बात अनिवार्य आरक्षण गलत है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93। राज्यसभा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधियों का चुनाव विधानसभा के प्रस्ताव परिषद सदस्यों द्वारा किया जाता है। इसका चुनाव केवल विधानसभा के परिषद के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं इसमें ही अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 क्या कह रहा है। क्वेश्चन 93 राज्यसभा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्यसभा के प्रतिनिधियों का चुनाव विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों द्वारा किया जाता है। तो राज्यसभा के विधान परिषद के सदस्यों द्वारा किया जाता है, ये बात बिल्कुल गलत है, इसके द्वारा नहीं किया जाता है। इसका चुनाव केवल विधानसभा और परिषद के निर्वाचित सदस्यों द्वारा होता है। राज्यसभा में राज्यों की जनसंख्या के आधार पर सीटें आवंटित हैं, ये सही हैं, ये दोनों बिल्कुल गलत हैं। तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94। पंचायती राज संस्थाओं के संबंध में कोई संवैधानिक आदेश है। संविधान के कुछ मामलों में राज्य सरकारें के विवेक पर छोड़ दिया गया है। निम्नलिखित में से किस मामले में राज्य सरकार संविधान द्वारा निर्धारित शर्तों के अधीन निर्णय लेने के लिए विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग कर सकती है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सी शक्ति सही है तो मित्रों 11वीं अनुसूची में शामिल विषय स्थानीय निकायों के संदर्भ में स्थानांतरित किए जाएंगे। सही है ग्राम पंचायतों का विघटन, ठीक है, ये भी सही है। ग्राम सभा की शक्तियों कार्यों का निर्धारण सही है। राज्य वित्त आयोग की स्थापना नहीं, राज्य चुनाव आयोग की स्थापना नहीं। तो निपयोग करके सही प्रयोग बताइए, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95। भारत के सभी ग्राम पंचायतों में एक सचिव होता है। इस संबंध में नीचे दिए कथनों पर विचार करें। ग्राम सभा का सचिव भी होता है, ग्राम पंचायत सरपंच अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है, ग्राम सभा की बैठक बुलाने के लिए जिम्मेदार होता है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? तो यहाँ पर कथन ये दोनों सही हैं, ये नहीं है, ऑप्शन सी हमारा सही होगा। ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन गलत हैं? इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को उनके दरवाजे पर सस्ता न्याय प्रदान करता है। ग्राम न्यायालय मध्यवर्ती स्तर पर प्रत्येक पंचायत के लिए स्थापित किए जाने हैं। यह अधिनियम 5वीं और 6वीं अनुसूची के पर लागू नहीं होगा। ग्राम न्यायालय सिविल मामलों में अलावा कुछ आपराधिक मामले में भी सुनवाई करेंगे। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? 5वीं और 6वीं अनुसूची के क्षेत्रों में लागू नहीं होंगे, ऑप्शन सी हमारा सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97। ग्राम पंचायत के विघटन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पंचायत के कार्यकाल की समाप्ति से पहले उसके विघटन पर गठित पंचायत केवल शेष अवधि के लिए जारी रहेगी, जहां शेष अवधि जिसके लिए भंग पंचायत जारी रहती है
6 महीने से कम है वहां चुनाव के लिए कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये दोनों कथन बिल्कुल सही हैं, एक भी कथन यहाँ पर गलत नहीं है, तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98। निम्नलिखित राज्यों पर विचार करें। तेलंगाना, कर्नाटक, गुजरात, हिमाचल प्रदेश पीसा यानी पंचायत एजुकेशन सिस्टम एक्ट 1996 के तहत बनाते हैं। राज्यों में कितने राज्य पीसा के अंतर्गत बने थे? तो यहाँ पर पंचायत प्रावधान के अंतर्गत बनने वाले राज्य हैं कौन कौन से? 3 राज्य हैं, और वो 3 राज्य कौन कौन से हैं? तो ये अगर हम बात करें तो ये आपके राज्य हैं आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड। ठीक है, तो तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, गुजरात यानी 3, ऑप्शन सी। नगर पालिका के अध्यक्ष होता है, लोगों द्वारा सीधे चुनाव होते हैं। राज्य कानून विधानमंडल के तहत तरीके से चुना जाता है। राज्यपाल द्वारा तय की गई तरीके से चुना जाता है। इस नगर पालिका में सदस्य द्वारा चुना जाता है। तो यहाँ पर यदि हम नगर पालिका के बारे में बात करें तो ऑप्शन बी, राज्य विधानमंडल द्वारा तय तरीके से चुना जाता है। 100 निम्नलिखित में से कौन सा कथन ग्राम सभा से निकटतम संबंधित है? तो यहाँ पर यदि हम बात करें, यह ग्राम स्तर पर पंचायत द्वारा कवर किए गए क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की बैठक है। कोई भी व्यक्ति 18 वर्ष या उससे अधिक की आयु का वोट देने का अधिकार है। ग्राम पंचायत में शामिल किसी भी गांव में संबंधित मतदाता सूची सही है। ठीक है, नेक्स्ट 101। यदि संसद के दोनों सदनों द्वारा आपातकाल की घोषणा की मंजूरी दे दी जाती है तो आपातकाल 6 महीने तक लागू रहता है और इसे निश्चित किया जाता है 6 महीने तक जारी। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन ए हमारा सही है, 6 महीने तक जारी रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 102। नीचे दिए गए किसी भी स्थिति में राज्य सरकार को अपने स्थानीय निकायों पर नियंत्रण नहीं होता। नागरिक शिकायतें, वित्तीय मामले, कानून, कार्मिक मामले। तो यहाँ पर यदि हम बात करें नागरिकों की शिकायतों पर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 107। नेक्स्ट, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर यदि हम बात करें, NHRC सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा दी जाएगी, बिल्कुल सही है। सर्वोच्च न्यायालय किसी वर्तमान न्यायाधीश वर्तमान नहीं होता है, रिटायर होता है NHRC के, सॉरी ये बात सही है, सॉरी वर्तमान, ठीक है। नेक्स्ट है आपका NHRC के अंदर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश समान प्रक्रिया के नहीं। यदि कोई व्यक्ति 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है तो वह इस सदस्य में जारी नहीं रह सकता। नहीं, आयोग के सदस्य के रूप में एक महिला की नियुक्ति करना अनिवार्य है, ये बात बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं 104। सदन की आचार समिति के निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करें। इसमें 10 सदस्य होते हैं जिन्हें स्पीकर द्वारा 2 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है। अध्यक्ष विपक्षी दल के सदस्य के रूप में जाने जाते हैं। तो यहाँ पर कौन से कथन सही है? दोनों कथन गलत हैं, ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 105। कैबिनेट समिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इनका गठन व्यापार नियम 1971 के तहत किया जाता है। कैबिनेट समितियों के उल्लेख संविधान में है। एक गैर कैबिनेट मंत्री इनका सदस्य हो सकता है, इन्हें प्रधानमंत्री द्वारा। तो यहाँ पर यदि हम देखें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो इनका गठन नियम 1971 के अंतर्गत किया जाता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो पहला कथन बिल्कुल गलत है, क्योंकि 1971 नहीं 1961 के अंतर्गत ये किया जाता है। कैबिनेट समितियों का उल्लेख संविधान में है, तो कैबिनेट समितियों का उल्लेख संविधान में, कैबिनेट समितियों का उल्लेख नहीं है। कथन क्या है? बिल्कुल गलत। एक गैर कैबिनेट मंत्री इसका सदस्य बिल्कुल सही, प्रधानमंत्री बिल्कुल सही, तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 106। राज्य के उच्च न्यायालय की कार्यवाही में राज्य की आधिकारिक भाषा का उपयोग करके अधिकृत करने की शक्ति किसके पास है? राज्य के राज्यपाल, संबंधित राज्य के न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राज्य विधानमंडल और संसद। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये पास है किसके? राज्य के राज्यपाल के। निम्नलिखित कथन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों पर विचार करें। गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, गोवा और लक्षद्वीप कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का हिस्सा हैं? 2, 3, 4 और सभी 5। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये सदस्यों का हिस्सा है, ऑप्शन बी 3। ठीक है, तो कौन है? गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, गोवा और लक्षद्वीप। तो यहाँ पर
गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र इसके सदस्य हैं। गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 108। संविधान की 5वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची के क्षेत्रों में प्रशासनिक व्यवस्था परिकल्पना की गई है, तो यहाँ पे आपको बताना है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये कौन से कथन सही हैं, तो ये दोनों कथन मित्रों गलत हैं, ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं 109। स्थानीय निकाय संस्थाओं के कामकाज की समीक्षा में गठित समितियां कुछ स्थानीय सरकार के संवैधानिक सिफारिश की है। निम्नलिखित में से कौन सी समिति नवीनतम थी और जिसने स्थानीय निकायों के संवैधानिकरण का किया, तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो किसने की थी, तो मित्रों यहाँ पर थुंगन समिति द्वारा ये अनुशंसा की गई थी। नेक्स्ट 73वें और 74वें संविधान समितियों के सामान्य प्रावधान है। निम्नलिखित में से कौन से ऐसे प्रावधान हैं? जिला योजना समिति का गठन के आधार पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण, कुछ क्षेत्रों में प्रावधानों को लागू न होना, नीची रेखा कूट का प्रयोग करके सही उत्तर से चुनना। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ऑप्शन कौन सा होगा? 2 और 3 सही है, ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। संसद के सदस्य अपनी मातृभाषा में शपथ ले सकते हैं, सही है। भारत के राष्ट्रपति के पास किसी भी राज्य के भीतर किसी भी भाषा में आधिकारिक मान्यता देने की शक्ति है। तो ये बातें हम बात करें तो कौन सा कथन सही है? कथनों पर विचार, मातृभाषा में शपथ ले सकता है, तो यहाँ पर यदि हम बात करें एक गलत है, क्योंकि अनुच्छेद 99 के अनुसार संसद का किसी भी सदस्य प्रत्येक राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा उस समक्ष शपथ लेगा और उस पर हस्ताक्षर करेगा, ठीक है। शपथ और प्रतिज्ञा तीसरी अनुसूची में वर्णित भाषाओं के अंतर्गत ही होगा, तो पहला गलत होगा, दूसरा सही, ऑप्शन बी हमारा सही है। नेक्स्ट चलते हैं उप मुख्यमंत्री के बारे में बताइए। उप मुख्यमंत्री का संविधान में सीधे उल्लेख नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है। उप मुख्यमंत्री का संविधान में सीधा उल्लेख नहीं है। मुख्यमंत्री की सहमति के बिना आदेश या निर्देश जारी कर सकता है, ये बात बिल्कुल गलत है, ऑप्शन ए हमारा सही है, नहीं कर सकता। निम्नलिखित में कौन सी भाषाएं भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? भोजपुरी, बोडो, अंग्रेजी, मणिपुरी, मिजो, सिंथाली, पाली। तो यहाँ पर यदि हम बात करें संविधान में भाषा में जो वर्णित नहीं है वो है आपकी भोजपुरी नहीं है, अंग्रेजी नहीं है, ठीक है, मिजो नहीं है और आपकी पाली नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट, एक विधायक निर्धारण परिषद सदस्य को भाषण देना चाहता है, उसके पास निम्नलिखित में से किस भाषा में संबंधित करने का विकल्प है? हिंदी, अंग्रेजी, राज्य का कोई भी आधिकारिक भाषा, संवैधानिक अनुसूची में कोई भी उनकी मातृभाषा। तो यहाँ पर यदि हम बात करें ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 115। जब उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश प्रशासनिक क्षमता के कार्य करता है तो उसके अधीन होता है अन्य न्यायालयों के न्यायाधीश रिट क्षेत्राधिकार, ठीक है। तो यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है विधान परिषद की उपसभापति में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वह राज्यपाल के पत्र लिखकर उसके पद से इस्तीफा देता है। परिषद के सदस्य न रहने के बाद 30 दिनों तक अपने पद पर रह सकता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा कथन यहाँ पर गलत है, दोनों कथन यहाँ पर क्या हैं? गलत हैं, ऑप्शन सी हमारा सही होगा। संविधान विधान उपाध्यक्ष के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारतीय संविधान के अनुसार 189 अध्यक्ष के पद से हटाने से संबंधित हैं। विधानसभा के सभी तात्कालिक सदस्यों द्वारा विशेष बहुमत से उपाध्यक्ष के पद से हटाया जाता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? 1, 1, 2, 1 और 2, न 1 न 2। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो यहाँ पर कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन पहली और दूसरा, न 1 न 2, यानी ये दोनों कथन हमारे सही नहीं हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 118। संसदीय विशेषाधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, संसद के सदस्य द्वारा कही गई किसी बात या दिए गए किसी मत के संबंध में कोई भी न्यायालय की किसी भी कार्रवाई से सदस्य की उन्मुक्ति है। सदन की बैठक जारी रहने के दौरान सिविल कार्रवाई के तहत सदस्यों की गिरफ्तारी और हिरासत से मुक्ति। न्यायालयों के प्रक्रिया में कथित अनियमितता के आधार पर संसद की किसी भी कार्रवाई की वैधता की जांच करने से प्रतिबंधित किया गया है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 119। भारत में आम चुनावों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारत के नागरिक को उपलब्ध है? भारत में कहीं भी चुनाव लड़ने का अधिकार, भारत में कहीं भी वोट देने का अधिकार, भारत में कहीं भी प्रचार करने का अधिकार, कहीं भी राजनीतिक पार्टी बनाने का अधिकार, नीचे के उपयोग का कोड का प्रयोग कर। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ऑप्शन 3 और 4 सही
होगा, यानी ऑप्शन डी हमारा सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 120। चुनाव और जनता के प्रतिनिधित्व में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। क्या है विचार? चुनाव कराए बिना लोकतंत्र नहीं किया जा सकता। कथन बिल्कुल क्या है? गलत है। चुनाव कराने वाले सभी देश के अनिवार्य लोकतांत्रिक हैं। नहीं। चुनाव के सभी तरीके आबादी के सही वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व प्रदान करता है। ये तीनों बातें क्या हैं? गलत हैं। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 121। लोकसभा के नियम समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? अध्यक्ष सहित 15 सदस्य। समिति की बैठक के लिए कोरम 5 सदस्यों का है। समिति का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। अध्यक्ष समिति के पदेन सदस्यध्यक्ष होता है। नीचे दिए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुने। तो यहाँ पर सही उत्तर अगर हम बात करें तो ये आपका तीसरा छोड़ के तीनों सही हैं। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। निम्नलिखित में से किस श्रेणी में व्यक्तियों को मौलिक अधिकारों की उपलब्धता के संबंध में एक समान नहीं माना जाता है? तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो नहीं माना जाता सशस्त्र बलों के सदस्यों को। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 123। क्या है 123? चुनाव में आरक्षण के संदर्भ में पृथक निर्वाचन प्रणाली निर्वाचन क्षेत्रों में निर्वाचक मंडल दोनों ही आबादी के विशेष वर्ग की आरक्षित होते हैं। आरक्षण प्रणाली में आरक्षित निर्वाचक क्षेत्र के सभी लोगों को वोट देने का अधिकार होता है, लेकिन सभी लोगों को उस आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं होता है। वर्तमान में भारत में केवल जम्मू कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश ही पृथक निर्वाचन में पालन करता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ऑप्शन में पहला दूसरा सही है, तीसरा नहीं। बी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट है 124। निम्नलिखित में से कौन भारत में वर्तमान में व्यवहार की समानता का प्रतीक है? तो यहाँ पर यदि हम बात करें ये सभी समानता का प्रतीक हैं, केवल सबसे पहले आने वाली प्राथमिकता, ये बात बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 125। विधेयक और संसद के सदनों में पेश करने के लिए राष्ट्रपति की संस्तुति की आवश्यकता है। तो ऑप्शन में देखते हैं तो मौजूदा क्षेत्र की सीमाओं परिवर्तन आवश्यकता है। राष्ट्रपति के रेफरेंडम के लिए शुल्क लगाना सही है, ये भी सही है। तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं 126। लोकसभा के अध्यक्ष बनाने की योग्यता के लिए क्या है? संविधान के अनुसार अध्यक्ष का सदस्य सदन का सदस्य होना चाहिए। बात बिल्कुल सही है, सदन का सदस्य होना चाहिए। ठीक है। लोकसभा प्रक्रिया संचालन नियमों सत्तारूढ़ दल के सदन सदस्य के रूप में चुना जाता है। बिल्कुल गलत। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 127। मंत्रिपरिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों मंत्रिपरिषद किसी भी परिस्थिति में प्रधानमंत्री के बिना अस्तित्व के में नहीं रह सकती। प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या 12 से कम नहीं होगी। संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद के सभी पूर्ण मामलों और विचार विमर्श से अवगत होना अधिकार है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा ऑप्शन सही है? पहला और तीसरा, जबकि दूसरा नहीं। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 128। चुनाव के विभिन्न तरीकों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली की तुलना में अधिक प्रतिनिधित्व है। एक नागरिक फर्स्ट पास्ट पोस्ट द प्रणाली की तुलना में अनुपातिक है। ठीक है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये बात गलत है, बाकी दोनों सही। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 129। राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राज्य परिषद राज्यसभा के श्री जीवी लामलंकर को प्रस्तावित किया था। ठीक है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन से कथन गलत हैं, तो ये राज्य परिषद बिल्कुल गलत, ये भी गलत, ये भी तीनों गलत हैं। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं 130। क्या है? लोकसभा में आम चुनाव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर देखिए, उम्मीदवारों का नामांकन दाखिल करते समय सोशल मीडिया अकाउंट का विवरण देना होगा। ये बात बिल्कुल क्या है? गलत है, कोई ज़रूरी नहीं है। ऑप्शन ए हमारा ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही? पहला और दूसरा सही, तीसरा गलत। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 131। भारत के चुनाव आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? मूल रूप से आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त को एक चुनाव आयुक्त नियुक्त थे। आयोग के निर्णयों को केवल भारत के सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। राज्य चुनाव आयोग भारत के मुख्य चुनाव आयोगों से स्वतंत्र हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ऑप्शन 1 और 2 हमारा सही है, तीसरा नहीं, ए सही होगा।
नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुसार निम्न कथनों पर विचार करें। राज्यसभा के सभी सदस्यों का चुनाव राज्य विधानमंडल के सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के माध्यम से एकल संक्रमणकालीन माध्यम से किया जाएगा। राज्यसभा राज्य विधान परिषद के निर्माण और उन्मूलन पर विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित कर सकती है। कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर यदि हम बात करें, ये दोनों कथन क्या हैं? गलत हैं, यानी न एक न दो। नेक्स्ट चलते हैं 133। भारतीय संविधान के अनुसार किस संशोधन के लिए राज्यों को बहुमत की सहमति की आवश्यकता होती है? तो राज्य संसद के राज्यों का प्रतिनिधि, ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं 134। नेक्स्ट है हमारा, भारतीय संविधान के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्यों के लिए, ठीक है, तो इसमें कौन सा कथन सही होगा? तो ऑप्शन में हमारा पहला कथन गलत, दूसरा सही, ऑप्शन बी हमारा सही होगा। लोकसभा अध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में पर विचार करिए। ठीक है, तो यहाँ पर विचार करने के बाद देखते हैं, अनुपस्थिति में बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरा भी 176, 73 तीनों सही, ऑप्शन डी हमारा सही है। 105 यानी 105वें संविधान संशोधन के बारे में बताना है और कौन सा कथन सही है? राष्ट्रपति किसी भी सदस्य क्षेत्र में पिछड़े वर्गों को करता है। राज्य सरकारें सामाजिक से पिछड़े ओबीसी की पहचान करेंगी, ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 137। भारत में कितने उच्च न्यायालयों में एक से अधिक राज्यों को केंद्र शासित प्रदेशों पर अधिकार क्षेत्र है? तो यहाँ पर यदि हम बात करें, भारत में 3 न्यायालय ऐसे हैं जिनमें एक से अधिक राज्यों में विस्तृत हैं और टोटल 25 न्यायालय हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट गोवा और दादरा नगर हवेली को अंतर्गत आता है। गुवाहाटी असम और इसके अलावा नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ क्षेत्र आता है। नेक्स्ट है, भारतीय राजनीति के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस मामले में राज्यसभा लोकसभा के बराबर शक्तियां हैं? राष्ट्रपति द्वारा 3 प्रकार की आपात स्थितियों की घोषणा की मंजूरी देना, नियंत्रक महालेखा परीक्षक को हटाना। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये सभी बातें बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट चलते हैं 139। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 निम्नलिखित में मौलिक अधिकारों के अपवाद हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये आर्टिकल 31 और 31C, ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुसार संविधान में संशोधन करने के लिए कोई अलग घटक निकाय नहीं है। राज्य विधानमंडल में समय अवधि 6 महीने के भीतर उन्हें अनुशंसित संविधान संशोधन विधेयक को या तो अनुमोदित या स्वीकार करना होगा। संविधान में संशोधन करने में राज्य विधानमंडल की भूमिका सीमित है। कौन से कथन सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम कथन बताएं तो 1 और 3 सही हैं, दूसरा कथन हमारा गलत है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 141। राज्य विधानमंडल के अध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर कथन जो है को वेतन भत्ते संचित निधि बिल्कुल गलत। सदन साधारण बहुमत प्रणाली ये भी गलत। सामान्य रूप से पहली बार मतदान नहीं करता लेकिन वीटो, ये बात बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं, नीचे दी गई संसदीय समिति में कौन सी संसद संयुक्त रूप से प्रतिनिधित्व है? लोकसभा, लोक लाभ के पद संबंधी समिति, लोक लेखा समिति, ठीक है, और आपके सार्वजनिक उपक्रम के संबंध में समिति। तो यहाँ पर दोनों सदनों से संबंधित हैं, तो लाभ के पद के संबंध में समिति है, ठीक है, लोक लेखा समिति है और सार्वजनिक उपक्रम समिति है। ये जो हैं ये लोकसभा की समिति हैं, तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 143। विपक्ष के नेता के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो विपक्ष के नेता के संबंध में यदि हम बात करें तो 1977 विपक्ष के नेता का पद का कोई पारिश्रमिक नहीं जुड़ा था, ये बात बिल्कुल सही है। भारतीय संसद के विपक्ष के नेता संवैधानिक पद है, ये भी बात सही है। सामान्य तौर पर विपक्षी दल का मुख्य संकेतक के रूप में नियुक्त किया जाता है, नहीं, ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्या है? दल बदल विरोधी कानून के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है? यह कानून संसद के सदस्य विधानसभाओं के सदस्यों पर लागू होता है, ठीक है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, पहला बात, दल बदल कानून विधायकों को प्रोत्साहित करने, ये भी बात सही है, ठीक है। कौन सा कथन? कानून के तहत स्पीकर 3 महीने के भीतर दल बदल याचिका, ये बात बिल्कुल गलत है और ये भी गलत है, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4-5। क्या है? भारतीय अर्थव्यवस्था राज्य व्यवस्था में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। समवर्ती सूची बनाए गए संसदीय कार्यों द्वारा निष्पादित किया जाना चाहिए। तो
तो यहाँ पर पहला कथन बिल्कुल सही है, यदि विधेयक उनकी सहमति मिलने से मंत्रिमंडल, ये भी सही है, जबकि तीसरा कथन गलत, ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, भारतीय संसदीय प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति प्रणाली की तुलना में दीर्घकालिक निकायों कार्यान्वयन के अधिक अनुकूल है। राष्ट्रपति प्रणाली की तुलना में विधायिका कार्यपालिका के बीच सहयोग का अधिकार है। सरकार ने सभी वर्गों में प्रतिनिधि प्रदान कर सकता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ऑप्शन कौन सा होगा, 2 और 3 होगा, ऑप्शन बी हमारा सही है। नेक्स्ट चलते हैं, भारतीय संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर ये तीनों बातें बिल्कुल सही हैं, ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 148, भारत के संविधान संशोधन विधेयक के बारे में बताइए, कौन सा कथन सही नहीं है। यह भारत के अनुच्छेद 368(2) में शासित है, सही है। विधेयक संशोधन करने वाले विधेयक को पारित करने के लिए संयुक्त बैठक का सहारा, ये बिल्कुल गलत है, यही हमारा आंसर होगा। 149, राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। राजस्व उत्पन्न करने वाली प्रत्येक वस्तुएं केंद्र सरकार के नियंत्रण में है। केंद्र सरकार शक्तियों की राज्य सरकार कार्यकारी शक्तियों का श्रेष्ठ है। केंद्र के पास सामान्य परिस्थितियों में राज्य की विधायी शक्तियों को ग्रहण कर सकती हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो पहला दूसरा सही, तीसरा गलत, ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट और लास्ट, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक भाग है जो सहकारी संघवाद को बढ़ावा देता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो सहकारी संघवाद को बढ़ावा देता है आपका नीति आयोग और आपका राष्ट्रीय विकास परिषद, जबकि जीएसटी और अंतर्राज्यीय परिषद ये आपको संघ की बढ़ावा देने की बात करते हैं, संघीय व्यवस्था। तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। तो इस तरह आज हम लोगों ने परफेक्शन आईएएस संस्थान का मॉडल टेस्ट संख्या 11 लगाई है, जो आपकी राजनीतिक व्यवस्था पर यानी भारतीय राज्य व्यवस्था पर बेस्ड है। शेष पेपर भी अपलोड कर दिए जाएंगे और इसके अलावा बजट भी अपलोड किया जा रहा है। तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए और उसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना कतई ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।